10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। तो कल हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, ठीक है, एसिड और बेस की, और हमने लिटमस के बारे में जाना था और डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड के बारे में बात की थी। तो डाइल्यूट क्या होता था, जिसमें वाटर के अमाउंट ज़्यादा हो, और कंसनट्रेटेड जिसमें वाटर के अमाउंट कम हो, ठीक है। और एसिड की डेफिनेशन क्या थी, विच रिलीज H पॉजिटिव आयन, या फिर जो प्रोटॉन को डोनेट करे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, वो सब क्या होते थे, एसिड होते थे। नॉन मेटल का कैरेक्टर कैसा है, एसिडिक बिहेवियर है। अच्छा जी, और बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या करते थे, OH आयन को रिलीज़ करते थे, ठीक। तो देखिए अपने पास इसमें एक नई चीज़ आएगी, हमारे पास वाटर है, जो वाटर को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो इसके आयंस बनते हैं, एक तो बनता है H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव क्या दिखाता है इसमें, एसिडिक बिहेवियर, OH नेगेटिव क्या दिखाता है, बेसिक बिहेवियर। इसलिए एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, ओके। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि ये जो H पॉजिटिव आयन है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ओके। बुक में ये चीज़ मेंशन है, तो एक बार आप इस चीज़ को जरूर देखना। हाइड्रोनियम आयन का मतलब एसिडिक बिहेवियर की बात ही हो रही है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हमें करना है अब, वो है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है एसिड एंड बेस की। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है हमारे पास वो आता है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उसके अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो हमें इसमें रिएक्शंस के बारे में जानना है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है कि क्या होगा अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें। तो इसकी जो फर्स्ट है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। जैसे ही हम एसिड को मेटल के अंदर मिलाएंगे तो ऐसी एक रिएक्शन हमारे पास बनती है। एसिड और मेटल को जैसे ही हम रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और मेटल का सोल्ट बनेगा। अब देखिए चैप्टर के अंदर जो तीसरा नाम है वो है सोल्ट्स। तो सोल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ट होते हैं जिसके अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, ठीक है। मेटल नॉन मेटल दोनों के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वो नॉन मेटल H या OH की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। H होगा तो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो हमें जो ध्यान रखना है इसमें, सोल्ट का मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड से, ठीक है। तो एसिड और मेटल को जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यू कैन से दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे आता था और ऊपर की तरफ मेटल्स होते थे। हाइड्रोजन के नीचे कुछ एक मेटल होते थे, वो थे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगी कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सारे के सारे मेटल्स करेंगे, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एसिड उठाया HCl और इसके अंदर हम डाल देते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हटा देगा, तो दिस विल बिकम एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 हमने 9th क्लास में क्रॉस करके फॉर्मूला बनाना सीखा है। एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। दैट इज सिंपल रिएक्शन। एक और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लो हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 के अंदर हमने जिंक मेटल मिला दिया, तो क्या होगा, जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, तो दिस विल बिकम ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो दिस इज मेटल साल्ट, दिस इज ऑल्सो मेटल सॉल्ट। एसिड को जैसे ही मेटल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, इस चीज़ के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन ही है, तो रिएक्शन से तो अपने को पता लग ही रहा है, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पोप साउंड टेस्ट। पोप साउंड टेस्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन बर्न्स विद पोप साउंड। तो पोप साउंड आपको पता है, आपने ऐसे कई बार किया भी होगा, इस तरह से आप आवाज़ निकालते हैं ना मुँह से, तो वो पोप साउंड है। तो इसमें एक पोप की आवाज़ आती है जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं, तो ठीक है। इसमें हम करते क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होगी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मेटल डाल दिया, इस तरह से हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने यहाँ तक इसको डाइल्यूट एसिड से भर लिया। डाइल्यूट क्यों, क्योंकि पानी तो होना चाहिए ना, पानी के बिना आयंस नहीं निकलेंगे, और कंसनट्रेटेड होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैब में यूज़ करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, ओके। तो कंसनट्रेटेड ज़्यादा यूज़ करना लैब के अंदर, कंसनट्रेटेड यूज़ करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, ओके। तो जैसे ही हमने इसके अंदर मेटल का टुकड़ा डाला तो इसमें क्या होगा,
रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से गैस निकलेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए अपना, इसको ऊपर से रोक लीजिए। इससे क्या होगा, गैस यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। फिर आप इसके पास बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आइए, अंगूठा धीरे से हटाओगे तो यहाँ पे गैस जैसी हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट में आएगी पॉप साउंड के साथ जलेगी। ठीक है, इससे हमें पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस है। ये आपको केमिस्ट्री लैब में करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल का सोल्ट बनाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है CH3COOH। आप इसमें कहेंगे कि इसमें तो पीछे OH दिख रहा है तो एसिड क्यों है, तो कल हमने बात की थी कि नॉन मेटल के साथ H ही निकलता है। ठीक है, हमने इसके अंदर मान लीजिए सोडियम डाल दिया, तो ये सोडियम हाइड्रोजन को धक्का मारेगा, तो दिस विल बिकम CH3COONA प्लस हाइड्रोजन एंड सो ऑन। आप इसके कितनी भी रिएक्शंस कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, तो एक बार आप इनको नोट कर लो। अब इसके अंदर है, अगर हम साथ के साथ बेस की बात करें तो बेस में क्या होगा, तो इसके अंदर आता है हमारे पास बेस प्लस मेटल। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि मेटल खुद भी बेसिक नेचर का ही है, लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्शन कर लेते हैं। और कुछ हमारे पास नाम आएगा एम्फोटेरिक, थर्ड चैप्टर में एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस अभी पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे हम बेस को मेटल में मिलाएंगे तो हमारे पास सेम चीज़ सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जो रिएक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ दो रिएक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बेस हमारे पास है NaOH और इसके अंदर हमने जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, या फिर NaOH की एल्यूमिनियम के साथ करवा दी। तो सिर्फ ये दो मेटल ही हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसका बनता है NaAlO2। ओके, तो ये दो रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बेस तो रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बेस वाली रिएक्शन ही पूछी जाती है ज़्यादातर एग्जाम में। ये जो चीज़ है Na2ZnO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और ये है सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, तो इस चीज़ को पूरे को एक बार नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या होगा अगर हम एसिड की मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवा दें। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के लिए हम क्या यूज़ करते थे, HCO3, और कार्बोनेट के लिए CO3। ठीक है ना, ये होता है बाइकार्बोनेट और ये है कार्बोनेट। तो मेटल के कार्बोनेट के साथ जब हम एसिड या बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, ये है दो रिएक्शन जो मैंने लिखी आपकी, एक तो है बाइकार्बोनेट और एक है कार्बोनेट के साथ। तो ऊपर वाला है मेटल कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम HCl एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ सोल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एरो ऊपर की तरफ है तो रिलीज और एरो नीचे की तरफ होती तो प्रेसिपिटेट। इज दिस ओके। उसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम रिजल्ट रहेगा। इज दिस ओके। ठीक है, अब इसमें आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो टेस्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाइम वाटर टेस्ट। CO2 के लिए हम यूज़ करते हैं लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, ये लेमन वाटर नहीं है, लाइम वाटर है। ठीक है, नींबू पानी की बात नहीं हो रही। लाइम क्या होता है, CaO, और लाइम वाटर में क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें CaCO3 मिल जाएगा। ये होता है वाइट कलर का। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम इसको पास करवाएंगे वाटर में, इसको लाइम वाटर से पास करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो लाइम वाटर टेस्ट में क्या है, CO2 चेंजेस लाइम वाटर मिल्की, CO2 चेंजेस लाइम वाटर मिल्की। तो ये इसकी रिएक्शन है जिससे हमें पता लगता है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या बिहेवियर रहता है एसिड का। तो ये थी हमारे पास मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ओके, आगे बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्या होगा अगर मैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल होता तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती, लेकिन मेटल ऑक्साइड है तो वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको रिएक्शन करवा दी
मैग्नीशियम ऑक्साइड की करवा देते हैं हम HCl के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास MgCl2। ओके, देखिए केमिस्ट्री के अंदर सिंपल प्रोसेस है जो आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। इसके अंदर जो है क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन पे पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और जिंक। तो क्वेश्चन एक्सेप्शन पे पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से मेटल है जो रिएक्शन करेंगे और उनके कंपाउंड के नाम बताओ, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आपको सारे के सारे अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। एक बार इस चीज़ को नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या होगा। अगर मैं एसिड और बेस को ही आपस में रिएक्शन में करवा देता हूँ, तो जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो है व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एसिड एंड बेस। तो एसिड के पास H और बेस के पास OH, तो दोनों मिलके वाटर बनाएंगे, तो इसका रिजल्ट आता है सॉल्ट एंड वाटर। एंड यू कैन से दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन का दूसरा नाम है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इज दिस ओके? तो जैसे ही हम एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिल जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने HCl के साथ NaOH मिला दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो NaCl प्लस HOH, यहाँ से H यहाँ से OH, और HOH को हम क्या बोलते हैं H2O। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये हमेशा न्यूट्रलाइज हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। एसिड सोल्ट, तो सोल्ट का कैरेक्टर कैसा है, सोल्ट एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ये चार रिएक्शन है आपके सामने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है। न्यूट्रल सोल्ट रहेगा, साथ में वाटर तो देखो बनेगा ही, वाटर हर एक के अंदर है। एंड उसी के बाद है हमारे पास, अगर वीक एसिड के साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड तो वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इफेक्ट किसका आएगा, आंसर है बेस का आएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस था, एसिड वीक था, तो सोल्ट का नेचर कैसा होगा, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, तो आंसर है वीक बेस होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था, इसको कुछ ना कुछ तो इसने वीक किया ही है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब हम मिलाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा एसिडिक नेचर मिलेगा सोल्ट का, और वीक एसिड और वीक बेस को जब हम मिलाते हैं तो न्यूट्रल सोल्ट है, ठीक है। तो ये जो सोल्ट होते हैं, जो खट्टे वाले सोल्ट हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की रिएक्शन से बने हैं, और जो कड़वे सॉल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने। आपने सुना है मीठा सोडा, घरों में यूज़ करते हैं, तो मीठा सोडा जो है इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, तो दैट इज़ ए बेसिक सोल्ट, ठीक है। बेसिक सोल्ट का मतलब उसके पास बेस स्ट्रॉन्ग था और जिस एसिड के साथ उसने रिएक्शन की वो वीक था, ओके। तो एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो वर्ड है हमारे पास वो है एल्कलाइज। एल्कलाइज होते हैं ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, तो दीज आर वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। एल्कलाई वो बेस हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, जो नहीं घुलेंगे उसके लिए हमने कोई अलग से नाम नहीं रखा, लेकिन जो घुल जाते हैं वो क्या है अपने पास एल्कलाई, उनके लिए अलग से हमने नाम रख दिया। इज दिस ओके, ठीक है। तो एल्कलाई होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका एल्कलाई का। एल्कलाई का एग्जांपल हमारे पास है NaOH, KOH, ठीक है। ये सारे के सारे वाटर में सोल्यूबल है। उसके बाद आता है कि एसिड और बेस में कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन इन एसिड एंड बेस, व्हाट डू एसिड एंड बेस हैव कॉमन। एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, या फिर हमने एक हाइड्रोनियम आयन सीखा था आज, और बेसिस जो OH नेगेटिव रिलीज करता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन H मत बोलना कि H कॉमन निकालना है, दोनों में कॉमन है कि दोनों के पास चार्ज है, दोनों के दोनों चार्ज को रिलीज करते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों चार्ज को जैसे हम पानी में घोलेंगे तो इसके पास आयंस बन जाएंगे, दोनों के पास आयंस है, तो दोनों में कॉमन चीज़ है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने सुना है डिस्टिल्ड वाटर जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ठीक है। आप उसके अंदर से करंट नहीं चला सकते, उसके अंदर से करंट पास नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो बारिश का पानी है या टैप वाटर है उसके अंदर से करंट पास होता है। तो उसमें ऐसा क्या है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है। आयन है तो इसका मतलब उसमें या तो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। इज दिस ओके। तो जिसके पास आयंस होंगे वो आराम से कंडक्ट करेगा, क्योंकि करंट क्या होता था, फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर उसके पास चार्ज ही नहीं है तो फिर वो फ्लो किसका करेगा, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि उसके पास चार्ज होने चाहिए। तो एसिड और बेस में कॉमन क्या है, पता लगा कि दोनों के दोनों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। कई बार क्वेश्चन आता है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसके पास H भी है O भी है,
ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या ये एसिड है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयंस को रिलीज़ नहीं करता। जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये आयंस को रिलीज़ नहीं करता। अब आयंस को रिलीज़ क्यों नहीं करता, इसका जवाब आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर आएगा आपको कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, साइंस में हम 2 तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड और एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड वाले जो हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। ऑयल है, पानी के अंदर तेल नहीं घुलता। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोई चीज़ पानी में घुल रही है तो उसके पास आयनिक बॉन्ड है, अगर नहीं घुल रही तो कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये पानी में नहीं घुलता, इसके पास कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए आयंस रिलीज़ नहीं करेगा, और आयन रिलीज़ ही नहीं करेगा तो फिर कंडक्टिंग नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस जो है वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो हमने कल किया था कि एसिड हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक मिनरल। मिनरल एसिड जो है वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली वीक होते हैं। देखिए, मोस्टली वर्ड हमें केमिस्ट्री के अंदर बहुत यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, हमें इसमें एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आपको इतने मिलेंगे कि उसकी लिमिट ही नहीं है। तो केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस बट क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है? तो स्ट्रेंथ का मतलब वो आयंस कितने प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड है या उतना ही अच्छा बेस है। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक वर्ड आएगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। आपको याद है अल्फ़ा बीटा गामा, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? इसका मतलब है कि वो कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड एग्जिस्टिंग एज आयंस, तो इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड विच रिलीज आयंस, जो आयंस को रिलीज करते हैं, या फिर एग्जिस्टेड एज आयन डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। एसिड के टोटल मॉलिक्यूल कितने थे और उसमें से आयन कितने बन गए, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे आप पानी में घोलोगे तो जरूरी नहीं है कि सबके सभी आयन बन जाए, हो सकता है कुछ एक आयंस बने, हो सकता है कुछ एक ना भी बने। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बेस क्या होगा? एसिड की जगह बेस आ जाएगा। ओके, एक बार इसको नोट कर लो। अभी आपकी स्क्रीन पर एक ये टेबल है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लिखे हुए हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। आप एक बार इस टेबल को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, ये काम आ जाती है अपनी। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसिड और बेस को जब हम पानी में मिलाएंगे तो आयंस बनते हैं, हमें वो पता लग गया। ठीक है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो न्यूट्रलाइज करते हैं, हमें वो भी चीज़ पता लग चुकी है। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे pH के बारे में। ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज एक बार आप इतना कीजिए। थैंक यू।